सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11 के न्यू चैप्टर को, जिसका नाम है यूनिट नंबर 5। ये रहने वाला है फिजिकल फिटनेस, हेल्थनेस एंड वेलनेस नाम का चैप्टर। जो भी चीजें हम लोग पढ़ने वाले वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाली है। 2025-2026 के अकॉर्डिंग सारी चीजों को कवर अप करने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियोस इसी चैनल पे आएंगे। दूसरी चीज, ये वीडियो को ईमानदारी से देखना है और वीडियोस को देखने के बाद आप लोग को ढेर सारे क्वेश्चंस की घर बैठे प्रैक्टिस कर लेनी है। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चंस लगा लिए वीडियो देखने के बाद, तो जो आपने पढ़े वो सारी चीजें आपको दिमाग में सेट हो जाएगी और एग्जामिनेशन में आप लोग 100 आउट ऑफ 100 आराम से स्कोर कर सकते हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोग मेरे इस क्वेश्चन बैंक को फॉलो कर सकते हो, जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी लोग के लिए डिजाइन करके दिया गया है, जिसके अंदर कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आप किसी भी स्कूल से क्यों ना बिलोंग करते हो, ये मेरी गारंटी है, मेरी एक्सपर्टीज के थ्रू मैंने वो क्वेश्चन ऐड किया हूं इस क्वेश्चन बैंक के अंदर, जो हर एक स्कूल के टीचर आराम से पूछने वाले हैं। तो वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस, हर वैरायटी के क्वेश्चंस विद असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी, एमसीक्यू, सब कुछ इसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा विद प्रैक्टिस पेपर्स के साथ, और सभी का प्रॉपर सॉल्यूशन भी इसमें मिल रहा है। तो डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है Amazon की, जल्दी से जाओ ऑर्डर करो और आज ही अपनी प्रिपरेशन मेरे इस बुक के साथ स्टार्ट करो। तो दोस्तों क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये सारे टॉपिक हम लोग कवर अप करने वाले हैं, जो आप लोग की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जहां पे हम लोग जानेंगे कि आखिर वेलनेस, हेल्थ और फिजिकल फिटनेस का क्या मीनिंग होता है और क्या इनकी इंपॉर्टेंस होती है। तो दोस्तों आखिर फिजिकल फिटनेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल और एक्टिव हो, ताकि हम डे टू डे लाइफ के काम को आसानी से कर सके, साथ में एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स को भी एंजॉय कर सके और अपनी लाइफ को हेल्दी जी सके। ये कहलाता है दोस्तों आप लोग को फिजिकल फिटनेस। जो मैंने भी आप लोग को डेफिनेशन समझाया, ये तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसको फ्रेम करके आ सकते हैं एग्जामिनेशन में भी। बट क्या है ना, अलग अलग लोग के हिसाब से फिजिकल फिटनेस की डेफिनेशन अलग अलग हो जाती है। जैसे कॉमन पर्सन ऐसा मानते हैं कि अगर किसी की एक अच्छी फिजिक है, इसका मतलब उसके अंदर फिजिकल फिटनेस बेटर है। लेकिन डॉक्टर्स का ये मानना है कि अगर किसी के अंदर प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है उनके फिजियोलॉजिकल सिस्टम में, तब माना जाएगा कि उसके अंदर फिजिकल फिटनेस बेटर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि फिजिकल फिटनेस के अंदर आप लोग को डिफरेंट टाइप की मीनिंग्स देखने को मिल सकती है। सिंपल वे में ऐसा भी कह सकते हो कि फिजिकल फिटनेस का मतलब हुआ जो भी आप काम कर रहे हो और अपनी फुल कैपेसिटी के साथ उसको परफॉर्म कर पा रहे हो। अगर आप लोग छोटा मोटा ब्रेक भी ले रहे हो, जिसमें आप जल्दी से रिकवरी करके फुल पोटेंशियल के साथ अपने काम को कर पा रहे हो, तो वो भी कहलाएगी फिजिकल फिटनेस। तो आपकी मर्जी है, आप किस तरीके से इसको फ्रेम करना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो फिजिकली फिट पर्सन के अंदर हर वक्त सफिशिएंट अमाउंट की रिजर्व एनर्जी रहती है कि किसी भी काम को वो आसानी से कर पाता है बिना थके। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है कि आखिर वेलनेस क्या होता है। तो दोस्तों वेलनेस एक ऐसी ओवरऑल कंडीशन होती है जिसमें हम सबकी बॉडी, माइंड और लाइफस्टाइल ये सब हेल्दी होते हैं, और साथ में सिर्फ डिसीज फ्री रहना नहीं, बल्कि अपनी लाइफ में मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और सोशली बैलेंस करके जीना कहलाता है दोस्तों वेलनेस। तो दोस्तों वही चीज आप लोग को यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज द एक्टिव प्रोसेस ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ एंड मेकिंग चॉइस टुवर्ड द हेल्दी, एंड वेलनेस इज मोर देन जस्ट बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस, इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस ऑफ चेंज एंड ग्रोथ। तो आई होप जो मैंने आप लोगों को समझाया वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और इसको भी आप लोग एक बार रीड कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोग को नोट्स के लिंक दे दे रहा हूं, वहां से जाके उसको डाउनलोड करिएगा और उसके थ्रू भी रिवाइज कर लेना। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने समझे कि आखिर फिजिकल फिटनेस और वेलनेस क्या होते हैं। अब जानते हैं कि इनके इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर आप लोग की लाइफ में फिजिकल फिटनेस और वेलनेस बेटर रहेगी, तो आप लोग की जिंदगी बेटर वे में जी पाओगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर रहेगी, आप लोग की बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक सही वे में होगा, साथ में आप लोग डिफरेंट टाइप के डिसीजेस से अपने आप को बचा सकते हो, और अगर आपके अंदर बॉडी में पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है तो उसको भी ठीक कर सकते हो और आप अपने बॉडी के पोस्चर को इंप्रूव कर सकते हो। और मैं ये कह सकता हूं कि बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की एबिलिटीज भी आप लोग इंप्रूव कर सकते हो। तो ये थे इंपॉर्टेंस, इसको याद रखिएगा। दोस्तों अगला टॉपिक है आप लोग का कि आखिर हेल्थ क्या चीज होती है। तो WHO का ऐसा कहना है कि अगर आप लोग को डिसीजेस नहीं है और साथ में फिजिकली, मेंटली, सोशली अगर आप लोग वेल बीइंग हो, तो ये कहा जाएगा कि आपकी हेल्थ बेटर है। तो मैं ये कह सकता हूं डिफरेंट टाइप की डेफिनेशंस आप लोग को हेल्थ रिगार्डिंग देखने को मिलती है, जो आप लोग को लगे आप उसको भी एक्सप्लेन कर दोगे तो चल जाएगा। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई। अगर आप चाहो तो मैं एक और बार रिपीट कर देता हूं कि WHO का ऐसा मानना है कि हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बीमार हो या बीमारी आप लोग को हो चुकी है, बल्कि एक इंसान कितना फिजिकली फिट है, मेंटली स्ट्रांग है और सोशली हैप्पी है, ये कहलाता है उसकी हेल्थ। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं हेल्थ के। तो सीधी बात, अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो जो भी आप काम कर रहे हो प्रोडक्टिव वे में होगा, आपकी लाइफ भी प्रोडक्टिव लाइफ के फॉर्म में देखने को मिलेगी। डिफरेंट टाइप की जितने भी डिसीजेस उन सब के आपको डिफरेंट टाइप के जितने भी डिसीजेस है दोस्तों, उन सबसे आप अपने आप को बचा सकते हो, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रख सकते हो, आप अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हो अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहती है तो, और साथ में आपकी जिंदगी बेटर रहेगी और आप ज्यादा एज तक की अपनी जिंदगी में जी पाओगे। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कंपोनेंट ऑफ हेल्थ, फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने
देखने को मिलता है कि आखिर स्ट्रेंथ क्या होती है। स्ट्रेंथ का मतलब बेसिकली ये हुआ कि जो फोर्स आप मसल से लगा रहे हो वो कहलाती है दोस्तों स्ट्रेंथ। तो मैं ये कह सकता हूं कि मस्कुलर स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, आपकी मसल्स पे, कि वो कितना ज्यादा मैक्सिमम एफर्ट लगा के किसी भी लोड को उठा पा रहे हैं। तो डेफिनेशन आप ऐसे भी बना सकते हो कि इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल और अ ग्रुप ऑफ मसल कैन एक्सर्ट। दो टाइप की आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, एक होती है डायनामिक स्ट्रेंथ, दूसरी होती है स्टैटिक स्ट्रेंथ। दोस्तों स्टैटिक स्ट्रेंथ को हम लोग आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं। इस दौरान जो आप लोग मसल से जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो वो भी खड़े खड़े, उसे कहा जाएगा स्टैटिक स्ट्रेंथ। एग्जांपल के तौर पे वेट लिफ्टिंग के दौरान पे जो आप स्ट्रेंथ लगाते हो दोस्तों उसे कहेंगे हम लोग स्टैटिक स्ट्रेंथ। या खड़े खड़े आपने अपनी बेबी को ऐसा गोदी में उठा ली तो वो स्टैटिक स्ट्रेंथ हो गई। नेक्स्ट है दोस्तों डायनामिक स्ट्रेंथ। क्या चीज है, जहां पे आप लोग फोर्स लगा तो रहे हो लेकिन रिपीटेटिव टाइम पीरियड के लिए लगा रहे हो। एग्जांपल के तौर पे पुशअप्स और पुलअप्स करते टाइम आप यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट करते हो लेकिन कंटिन्यूअसली फोर्स एक्सर्ट करते रहते हो। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। तो इसके अंदर भी आपको टाइप्स देखने को मिलते हैं डायनामिक स्ट्रेंथ के अंदर। सबसे पहला होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जहां पे आप लोग मैक्सिमम रेजिस्टेंस लगा पाते हो उसे कहा जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अब जैसे शॉर्ट पुट फेंकते टाइम पूरी ताकत लगा के आपको फेंकना है, ऐसा नहीं है कि आधी लगा दूं या 3/4 लगा दूं। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में आप लोग स्ट्रेंथ तो लगा रहे हो, फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन हाई स्पीड के साथ, इसे कहा जाएगा दोस्तों एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। बेसिकली एक कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रेंथ और स्पीड का। एग्जांपल के तौर पे लॉन्ग जंप पे आप लोग को ये काम आते हुए देखने को मिलता है। दोस्तों लास्ट जो आप लोग का टाइप होता है वो है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पे आप लोग स्ट्रेंथ के साथ साथ एंड्योरेंस भी लगा रहे हो, मतलब फोर्स एक्सर्ट कर रही है आपकी मसल्स लेकिन लंबे वक्त तक के लिए। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको कहा कि 2 बकेट में ढेर सारा पानी भर लो और 1 किलोमीटर तक के बकेट को उठा के चलो। यहाँ पे आप ताकत भी लगा रहे हो लेकिन लंबे वक्त तक क्या आप उस एक्टिविटी को परफॉर्म भी कर रहे हो। तो ये साइकिलिंग, स्विमिंग इसके सबसे बड़ी एग्जांपल होंगे और मैराथन में जो आप लोग रेस वगैरह करते हो वो भी इसका एग्जांपल माना जाएगा। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है दोस्तों वो है स्पीड। स्पीड का मतलब बेसिकली क्या हुआ कि कितना फास्टर रेट से आप अपनी बॉडी का मूवमेंट करा रहे हो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के अंदर, वो कहलाएगा स्पीड। स्पीड को आप लोग प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू इंप्रूव कर सकते हो। और क्या होती है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ मूविंग अ बॉडी विद द ग्रेटर पॉसिबल वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड एज स्पीड। तो सबसे पहला जो टाइप होता है स्पीड का वो है रिएक्शन एबिलिटी। सेम वही सास बहू का सीरियल में सास ने हाथ उठाई आप और बहू ने हाथ को पकड़ ली तो वो उसका रिएक्शन टाइम हुआ दोस्तों और उसे कहा जाएगा रिएक्शन स्पीड, कि कितना क्विकली उसने रिस्पॉन्ड करी। अगला है दोस्तों मूवमेंट स्पीड, जहां पे आप लोग अपना मैक्सिमम एफर्ट मिनिमम टाइम के अंदर लगाते हो। तो मैं ये कह सकता हूं कि जंपिंग, थ्रोइंग, किकिंग करते टाइम आप लोग इसको लगा रहे हो। अगला होता है दोस्तों एक्सेलरेशन स्पीड, जहां पे आप लोग स्पीड को मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ लेकर जाने की कोशिश करते हो। तो ये वाला जो टाइप का स्पीड है दोस्तों ये एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है और फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट पे, या मैं कह सकता हूं आपकी टेक्निक पे। अब जैसे देखो यार, समझो जो नॉर्मल स्प्रिंट होता है उसमें क्या होता है, गेट सेट गो बोला जाता है और आप लोग मिनिमम स्पीड से मैक्सिमम स्पीड की तरफ आगे बढ़ते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, वो कहलाएगा एक्सेलरेशन स्पीड। नेक्स्ट कंपोनेंट है दोस्तों एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का बेसिकली मतलब लंबे वक्त तक के किसी भी एक्टिविटी में टिके रहना, समझ गए ना, वो भी बिना थके, उसे कहा जाएगा एंड्योरेंस। एंड्योरेंस आज के टाइम में हर एक मेजर स्पोर्ट्स के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस रन हो या फिर साइकिलिंग, स्विमिंग, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हर जगह पे आप लोग को एंड्योरेंस की जरूरत पड़ती है। इसमें जो 2 टाइप आप लोग को पढ़ना है उसमें जो सबसे पहला टाइप है दोस्तों उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। इसका दूसरा नाम भी है, वो है एनारोबिक एंड्योरेंस। ये एक ऐसे टाइप का एंड्योरेंस होता है दोस्तों जिस स्पोर्ट्स में मैक्सिमम एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर, लाइक हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, उसके अंदर आप लोग को शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस देखने को मिलता है। लेकिन दूसरा होता है दोस्तों एरोबिक एंड्योरेंस, जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई को मेंटेन करके रखना जरूरी है, भले ही वहां पे ना करो लेकिन यहाँ पे तो करना जरूरी है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम लोग लॉन्ग ड्यूरेशन तक के यहाँ पे इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाले, तो सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर रिजर्व होना जरूरी है। तो ये टाइप का आप लोग को एंड्योरेंस मैराथन में देखने को मिल सकता है, साइकिलिंग में देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जो आप लोग इंटेंसिटी लगाते हो दोस्तों वो स्लो रहती है, यहाँ पे फास्ट रहती है। अगला है दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी। क्या है फ्लेक्सिबिलिटी का बेसिकली मतलब ये हुआ कि कितना बॉडी का रेंज ऑफ मूवमेंट बेटर है आप लोग का, वो फ्लेक्सिबिलिटी कहलाएगी। जितने ज्यादा आप लोग के जॉइंट्स हेल्दी रहेंगे उतना अच्छी आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है और साथ ही साथ आप लोग के लिगामेंट पे भी फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है। तो दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प करती है आपको इंजरीज से बचाने के लिए, आपके पोस्चर को अच्छा रखने के लिए, आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए और आपकी बॉडी के बैलेंस को इंप्रूव करने के लिए। तो बेसिकली 2 टाइप के आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में टाइप्स पढ़ना है। सबसे पहला एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी वो फ्लेक्सिबिलिटी है जहां पे आप लोग अपनी बॉडी का मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट करा पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ अदर पर्सन, मतलब अपने दोस्त के साथ आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी अचीव कराने की कोशिश कर रहे हो। एग्जांपल के तौर पे स्ट्रेचिंग करवा रहे हो अपने दोस्त की मदद से। अगला है दोस्तों एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे आप लोग को किसी की हेल्प नहीं लेना है, खुद से ही स्ट्रेचिंग करना है। ये 2 टाइप से आपको देखने को मिलती है। सबसे पहला होता है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें आप लोग खड़े खड़े ही
स्टेशनरी पोजीशन में फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइज कर रहे हो, लाइक टो टच कर रहे हो या चक्रासन कर लिए। अगला है दोस्तों डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे आप लोग को विद द हेल्प ऑफ मोशन करते हुए फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करना है। डाइविंग, स्विमिंग और साथ ही साथ जिम्नास्टिक भी इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। एक इंडियन स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है जिसको मलखम कहा जाता है, वो भी इसका एग्जांपल में माना जाएगा। अगला है दोस्तों कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। अब ये कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी क्या है, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान से सुनना। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी वो एबिलिटी है दोस्तों बॉडी की जब आप लोग किसी भी स्पेसिफिक मूवमेंट को परफेक्शन और एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म कर रहे हो तो वो कहलाएगा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। अब हेलीकॉप्टर शॉट मारना है तो आप परफेक्शन और एफिशिएंसी के साथ मार पा रहे हो तो माना जाएगा कि आपकी वो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है। अब मार तो रहे थे हेलीकॉप्टर शॉट और दिख रहा है वो झाड़ू टाइप का शॉट, तो मतलब क्या हुआ, परफेक्शन के साथ नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी सही नहीं हुई। आप लोग डिफरेंट टाइप के जो एस्पेक्ट अभी पढ़े, लाइक स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सब के मूवमेंट के लिए भी काम आती है। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट के बारे में क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ वेलनेस के बारे में। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है फिजिकल वेलनेस। फिजिकल वेलनेस का मतलब आपके चेहरे को देखकर, आपके फिजिकल अपीयरेंस को देखकर ही ये जज किया जा सकता है कि आप लोग की बॉडी के अंदर फिजिकल वेलनेस है कि नहीं अच्छे से। अगर आपको बॉडी का शेप अच्छा दिख रहा है, ग्लोइंग स्किन दिख रही है, आपका अपीयरेंस अच्छा दिख रहा है, पोस्चर अच्छा दिख रहा है, तो माना जाएगा आपकी बॉडी के अंदर फिजिकल वेलनेस बेटर है। दूसरा है दोस्तों इमोशनल वेलनेस। अगर आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना जानते हो, आप अपने एंगर पे और एंजाइटी पे कंट्रोल करना जानते हो, अपनी फीलिंग्स को सही जगह पे एप्रोप्रिएट वे में एक्सप्रेस करना जानते हो और अपने जिंदगी में हमेशा आप एंजॉय कर रहे हो और हर दिन आप हंसते खेलते हो, तो सीधी बात है आपकी जिंदगी के अंदर इमोशनल वेलनेस ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा है दोस्तों सोशल वेलनेस। ये एक्चुअल में रिफर करता है कि आप कैसे लोगों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हो, आपकी कम्युनिटी में आपके साथ कैसा एंगेजमेंट है, क्या आप हर किसी के साथ सिंपैथी, हेल्पफुलनेस, कोऑपरेशन, टॉलरेंस की भावना रखते हो कि नहीं। अगर आप रखते हो तो बेशक आपके अंदर सोशल वेलनेस मानी जाएगी। अगला है दोस्तों स्पिरिचुअल वेलनेस। स्पिरिचुअल वेलनेस बेसिकली अलग अलग रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं कि आप प्रेयर टाइम पे करते हो कि नहीं, क्या आप मेडिटेशंस करते हो कि नहीं। अगर आप ये सब चीजें कर रहे हो तो माना जाएगा कि आपके अंदर स्पिरिचुअल वेलनेस बेटर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जिस भी फेथ को या रिलीजन को आप फॉलो कर रहे हो उसको क्या सही तरीके से फॉलो अगर कर रहे हो तो माना जाएगा कि स्पिरिचुअल वेलनेस आपके अंदर बेटर है। मान लो आप किसी एक्स नाम के रिलीजन से बिलोंग करते हो और आप अपने एक्स नाम के गॉड की पूजा करते हो, प्रेयर करते हो, दुआएं करते हो, डेली कर रहे हो, जिससे कि आपका माइंड भी शांत रहता है। आप भी जानते होंगे अगर आप प्रेयर्स करते होंगे उस टाइम पे आपका दिल दिमाग बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। अगर आप डेली करते रहोगे तो आपकी लाइफ के अंदर ही बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देते हैं, इसलिए स्पिरिचुअल वेलनेस होना भी जरूरी है। दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है हेल्थ का। तो दोस्तों ये तीन टाइप के कंपोनेंट आप लोग को देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, जहां पे आप लोग का हार्ट और लंग्स की एफिशिएंसी क्या बेटर वे में है कि नहीं, क्या दोनों सही तरीके से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, क्या आपकी बॉडी के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई बेटर वे में हो रहा है कि नहीं। क्योंकि सीधी बात है किसी भी लंबे टर्म तक के, सीधी बात है किसी भी ऐसी एक्टिविटी को अगर आप परफॉर्म कर रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा एंड्योरेंस की जरूरत पड़ती है, उस दौरान आप लोग की कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस होना भी जरूरी है। क्योंकि अगर आपका हार्ट और लंग्स हेल्दी रहेगा, ब्लड सही तरीके से पंप होगा, मैक्सिमम इनहेलेशन एक्सहेलेशन आपकी बॉडी के अंदर कंटिन्यू होता रहेगा, तो आपकी बॉडी के अंदर कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस बरकरार रहेगा। अगर आपको चेक करना है कि कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस आपके अंदर अच्छा है कि नहीं, तो आप हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हो या फिर रॉ पोर्ट 1 माइल टेस्ट को भी कर सकते हो। अगला है दोस्तों मस्कुलर स्ट्रेंथ। हर एक इंसान के अंदर उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर मसल कंपोजिशन अच्छा नहीं रहेगा तो आप लोग ना तो अच्छे दिखोगे, आप अगली दिखने लग जाओगे, आपकी बॉडी का पावर कम हो जाएगा। तो अगर आपको सच में स्ट्रेंथ अचीव करना है बॉडी के अंदर तो मसल साइज आपको इंक्रीज करना जरूरी है अपनी बॉडी के अंदर, या फिर उसको शेप में रखना जरूरी है जिसकी वजह से आपका बॉडी का पोस्चर बेटर लगे। अगला है दोस्तों बॉडी कंपोजिशन। क्या आप मोटे हो, दुबले हो, पतले हो, ये भी मैटर करता है आपकी हेल्थ पे। अगर आप बहुत दुबले हो, आपका बीएमआई 18.5 से कम आ रहा है, मतलब आप कहीं ना कहीं एक्टोमॉर्फ की कैटेगरी के अंदर आ रहे हो। अगर आप ओबेसिटी की कैटेगरी के अंदर आ रहे हो, आपका बीएमआई स्कोर 30 के अबव है, तो माना जाएगा आप लोग एंडोमॉर्फ की कैटेगरी के अंदर हो। और ये दोनों ही कैटेगरी कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को नेगेटिव इफेक्ट के फॉर्म में शो करती है। अगर आप अपनी बॉडी को बेटर रखना चाहते हो, बॉडी का कंपोजिशन वन ऑफ द बेस्ट रखना चाहते हो, तो उस दौरान आप लोग को अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को मीजोमॉर्फ वाले स्ट्रक्चर में रखना चाहिए, जहां पे आप दिखोगे भी अच्छे, आपकी ग्लोइंग स्किन रहेगी, आपके हाइट के अकॉर्डिंग आप लोग का प्रॉपर वेट रहेगा जिसमें आपका लुक बेटर दिखेगा और आप लोग हेल्दी भी रहोगे। इसी कैटेगरी के अंदर जो मैंने आप लोग को समझाया वो है मीजोमॉर्फ। अगला है दोस्तों मस्कुलर एंड्योरेंस। सीधी बात है क्या आपकी मसल जल्दी थक जाती है कोई भी एक्टिविटी को करते टाइम? अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में अफेक्ट करेगा, इसलिए आपकी मसल्स की पावर होना जरूरी है। इसलिए आप लोग वर्कआउट करिए डे टू डे लाइफ में, सो दैट आप लोग अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ को बेटर करें। और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करते रहोगे तो आपकी एक्सरसाइज की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, साथ ही साथ मसल्स का एंड्योरेंस भी डेवलप हो जाएगा। और अगला है दोस्तों आपकी बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी। क्या आपकी बॉडी का रेंज ऑफ मूवमेंट बेटर है? अगर है तो माना जाएगा आपकी हेल्दी बॉडी है। और सीधी बात, अगर आपका रेंज ऑफ मूवमेंट सही नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं
हो सकता है कि आपकी बॉडी अब थकी हारी सी हो चुकी है, कमजोर सी हो चुकी है, तो लाइक फ्लेक्सिबिलिटी को वापस अचीव किया जा सकता है, वो भी थोड़ी सी मेहनत के साथ। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हेल्थ को समझा देते हैं किसी भी इंसान के अंदर की। अगला टॉपिक है दोस्तों, ट्रेडिशनल गेम्स एंड रीजनल गेम्स फॉर प्रमोटिंग वेलनेस। तो दोस्तों दुनिया के हर एक सोसाइटी में, चाहे वो एंशिएंट टाइम से या मॉडर्न टाइम हो या मेडिवल टाइम, हर एक टाइम पीरियड के अंदर जो वहां के रूलर रहा करते थे वो ये जरूर ध्यान दिया करते थे कि वहां के जो लोग रहने वाले हैं वो लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते रहे, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटी एक ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोस्तों जो वेलनेस को प्रमोट करता है। सीधी बात है यार, स्कूल में जब स्पोर्ट्स डे स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, आपका मूड फ्रेश रहता है। अगर आपका दिल भी नहीं है स्कूल आने का, लेकिन स्पोर्ट्स डे में कोई भी मिस नहीं करना चाहता है स्पोर्ट्स डे का एक भी दिन। क्यों? क्योंकि वो वेलनेस को प्रमोट कर रहा है। तो सेम ऐसे ही एंशिएंट टाइम से ही, चाहे आर्चरी हो या फिर इन द फॉर्म ऑफ अंताक्षरी, डिफरेंट टाइप की स्पोर्ट्स गेम्स टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म कराई जाती थी। इन सब के अलावा दोस्तों डांस को भी वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म माना जाता है जो वेलनेस को प्रमोट करती है। और डिफरेंट टाइप के गेम्स एंड स्पोर्ट्स हमारे इंडिया में भी ओरिजिन हुए हैं सिर्फ और सिर्फ वेलनेस को प्रमोट करने के लिए, और आज के टाइम में हमारे कल्चर का पार्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे मलखम हो गया, कबड्डी हो गए, ये सभी के सभी हमारे इंडियन ओरिजिन गेम्स एंड स्पोर्ट्स है। तो मैं ये कह सकता हूं कि दुनिया भर में डिफरेंट कंट्रीज है जहां पे डिफरेंट टाइप के गेम्स एंड स्पोर्ट्स स्टार्ट हुए, चाहे वो घुड़सवारी हो, चाहे वो जेवलिन थ्रो हो, शॉर्ट पुट थ्रो हो, या फिर बॉल गेम्स। तो मैं ये कह सकता हूं स्पोर्ट्स जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी, इंडिया की हिस्ट्री के लिए भी, क्योंकि महाभारत के टाइम से ही लेकर आज तक के डिफरेंट टाइप के गेम्स एंड स्पोर्ट्स को हम लोग खेल रहे हैं। क्यों? वेलनेस को प्रमोट करने के लिए। महाभारत के टाइम में चॉपर, आर्चरी ये काफी ज्यादा फेमस हुआ करते थे उस दौरान पे। इन सब के अलावा आगे जाके इंडिया ने और भी डिफरेंट टाइप के गेम्स एंड स्पोर्ट्स डिफरेंट रीजन में ओरिजिनेट किए। एग्जांपल के तौर पे आपने केरला का एक फेमस बोट रेस देखे होंगे जिसको कहा जाता है वलंकाली। ये एक्चुअल में ओकेशन ऑफ ओनम के टाइम आपको देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा फेमस है। ये एक किस्म का रीजनल गेम स्पोर्ट्स हुआ करता था। अब कौन से टाइप के ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और रीजनल गेम्स आपको देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले है बोर्ड गेम। ये हमारे इंडिया में काफी ज्यादा फेमस आप लोग को देखने को मिला है इन द फॉर्म ऑफ शतरंज, चॉपर, जिसको आज के टाइम में हम लोग ये कह सकते हैं कि ये ओरिजिन है ऑफ लूडो। तो घर पे बैठकर आप लोग इंडोर में कम स्पेस में इसको खेल सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। अगला है दोस्त ऐसे गेम जो एनिमल्स के साथ खेले जाते थे या एनिमल्स की मदद से। अब ये हो सकते हैं अलग टाइप के एथलेटिक स्किल्स वाले गेम्स एंड स्पोर्ट्स, चाहे वो दोस्तों पोलो हो या घुड़सवारी हो या चैरियट रेस हो, ये सभी के सभी इन्हीं के पार्ट आप लोग को देखने को मिला करते थे। और हॉर्स राइडिंग को वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टिविटी माना जाता है इंडियन एंशिएंट स्पोर्ट्स टाइम से, जो एनिमल की हेल्प से खेला गया। इसके अलावा टीम गेम भी बहुत ज्यादा फेमस है, लाइक खो खो, कबड्डी, ये सभी के सभी इंडियन ओरिजिन गेम है जो इंडिविजुअल नहीं टीम गेम के साथ खेला जाता है और इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है। इसके अलावा कुछ ऐसे गेम रहते हैं जो आपने बचपन में खेले होंगे जो बहुत ज्यादा फेमस होंगे, लाइक गिल्ली डंडा हो गया या टिप्पू हो गया। ऐसा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका रीजनल ऐसा कौन सा गेम है जो आप अपने कॉलोनी में खेलते हो बच्चों के साथ, वो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। और उसे भी इंटीग्रल पार्ट माना जाता है हमारे कल्चर और रूट का, क्योंकि सीधी बात है वो गेम आज हम खेल रहे हैं, हमारे मम्मी पापा ने भी खेले और हमारे दादा दादी लोगों ने भी खेले। लास्ट है दोस्तों आप लोग का इंडियन जिम्नास्टिक टाइप के गेम लाइक मलखम, जो कि महाराष्ट्र से ओरिजिनेट हुआ है। ये एक जिम्नास्टिक का फॉर्म की एक्टिविटी होती है। मैं आपको फोटो पे दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से इसको किया जाता है। दोस्तों अगला टॉपिक है आप लोग का लीडरशिप थ्रू फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स। तो दोस्तों आखिर लीडरशिप होता क्या है? तो लीडरशिप बेसिकली एक ऐसा आर्ट है जिसमें कि एक लीडर होता है जो कहीं ना कहीं लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, जिसके थ्रू आप लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हो। अब लीडर आप लोग के आपकी टीम का कैप्टन हो सकता है, और जो कैप्टन आपकी टीम का है जिसके हर कोई बात सुन रहा है। दोस्तों अगला टॉपिक है आप लोग का लीडरशिप थ्रू फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स। तो लीडरशिप बेसिकली एक ऐसा आर्ट है जिसमें कि एक लीडर होता है जो कहीं ना कहीं लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, जिसके थ्रू आप लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हो। अब लीडर आप लोग के आपकी टीम का कैप्टन हो सकता है, और जो कैप्टन आपकी टीम का है जिसके हर कोई बात सुन रहा है, जो वो कह रहा है वो हो रहा है, और वो अपनी कंप्लीट टीम को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है हर एक मोमेंट में, चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा। उस इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी बेटर होगी, तभी उसको लीडर बनाया गया है। तो मैं ये कह सकता हूं ये वन ऑफ द बेस्ट पर्सनालिटी का टाइप होता है दोस्तों, जहां पे आप लोग के अंदर डिफरेंट टाइप के स्किल्स होते हैं जिसके थ्रू आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हो और अपने कॉमन गोल की तरफ ले जाते हो। सीधी बात है भाई, टीम के कैप्टन का मेन कॉमन गोल क्या होगा? अपनी टीम को जिताना। तो लीडरशिप की लगभग ये 10 क्वालिटीज होती है एक अच्छे लीडर बनने के लिए।
सबसे पहले उसका फिजिकल फीचर्स अच्छे होने चाहिए, दूसरे उसके अंदर नॉलेज होना चाहिए, थर्ड उसके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए जिससे कि वो लोगों को जोड़ सके। अब सोचो यार टीम का लीडर ही झगड़ालू हो तो कोई उसके साथ खेलना पसंद नहीं करेगा। अगला है दोस्तों कि उसका विजन बेटर होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका मेन लक्ष्य ये नहीं है कि यार गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, उसके अंदर हमेशा एक इनिशिएटिव की भावना भी होना चाहिए कि यार बुरा वक्त हो भला वक्त हो जैसा भी हो चलो शुरू करते हैं। साथ ही साथ मोटिवेशन स्किल्स भी होना चाहिए कि बुरा वक्त आए तो अपनी टीम को मोटिवेट करें, अच्छे वक्त में उनको कॉन्फिडेंट फील कराएं, और उसके अंदर खुद भी सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि टीम भले हार भी रही है लेकिन लीडर के अंदर वो क्वालिटी है कि बुरे से बुरे वक्त में भी वो अपनी टीम को बेटर कर सकता है। और साथ में उसके अंदर सोशल स्किल्स होना चाहिए कि हर एक टीम मेंबर्स के साथ उसको इंटरेक्ट करना आए। साथ में उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होनी चाहिए और सही डिसीजन लेने का पावर उसके पास होना चाहिए, क्योंकि लीडर जो करता है उसी पे पूरी टीम डिपेंड करती है। तो ये 10 क्वालिटीज दोस्तों हर एक को एक गुड लीडर बना सकती है। अब कैसे आप लोग फिजिकल एजुकेशन के थ्रू एक अच्छे लीडर बना सकते हो? तो बेसिकली आप लोग क्या कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के इवेंट्स को कंडक्ट कर सकते हो स्कूल्स में, और स्कूल्स में डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनको लीडर वाला काम दीजिए और उस दौरान उनके पास इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दीजिए, चाहे स्पोर्ट्स प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना हो या फिर कोई कल्चरल एक्टिविटी को। तो हर एक बच्चे के अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो उसको उभार कर एक लीडर बना सकती है, क्योंकि जब उसके पास चैलेंजेस फेस करने का टाइम पीरियड आएगा तो वो हर मोमेंट में चाहेगा कि स्कूल में उसका नाम बेस्ट हो। अगला है दोस्तों गाइडेंस टू द लीडर। टीचर्स को हर एक स्टूडेंट को समझाना चाहिए कैसे वो अपने आप को एक बेटर लीडर बना सकते हैं, और साथ में कैसे वो ग्रुप्स को कंट्रोल कर सके ये भी उनको सिखाना चाहिए। इन सब के अलावा आप लोग को डिफरेंट टाइप की ड्यूटीज भी असाइन करना चाहिए स्कूल्स में। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको डिफरेंट टाइप का काम दे दो। मान लीजिए किसी को यार इक्विपमेंट मैनेजमेंट में रख दिए, फंड कलेक्शन करने के लिए रख दिए, किसी को टीम सिलेक्शन के लिए रख दिए, किसी को डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए रख दिए। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स बनाओगे जिसमें कि उनके पास जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी, ड्यूटीज आएगी तो ईमानदारी से काम करेंगे। साथ में आप लोग को उनको रिकॉग्नाइजेशन और ऑनर भी करना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं हर एक इंसान को मोटिवेट करती है। अगर आप किसी को इज्जत दोगे, सम्मान दोगे तो कौन यार काम करना पसंद नहीं करेगा। अगला होता है दोस्तों टेक्निकल टिप्स। कई ऐसी स्पेशल और टेक्निकल टिप्स रहती है जो कहीं ना कहीं हर एक लीडर्स को उनकी एबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। दोस्तों लास्ट टॉपिक है आप लोग का फर्स्ट एड क्या चीज और प्राइस क्या चीज होती है। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट एड बेसिकली एक किस्म से प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट है। जब कोई स्पोर्ट्स पर्सन इंजर्ड हो जाए तो जो आप लोग उसको इनिशियल टाइम में जो मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हो वो कहलाता है दोस्तों फर्स्ट एड। तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी पर्सन की आप जान भी बचा सकते हो फर्स्ट एड की मदद से। कई ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, अगर आपको उनको डेथ से बचाना है तो इनिशियल टाइम में प्रॉपर फर्स्ट एड प्रोवाइड करना जरूरी है। तो फर्स्ट एड बेसिकली है क्या? इट इज द मेडिकल ट्रीटमेंट गिवन एज एड। और एड क्या होता है दोस्तों? इंप्रूविंग द कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज एड, और ये मिला के बना फर्स्ट एड। तो दोस्तों फर्स्ट एड का एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इमरजेंसी सिचुएशन में आप लोग पेशेंट को काम कर सको। इसका मेन काम ये भी होता है कि आप उनकी जिंदगी को बचा सको। अगर किसी को इंजरी हो चुकी है, इन्फेक्शन हो चुका है, कॉम्प्लिकेशन आ चुके हैं, तो अगर आप फर्स्ट एड प्रोवाइड कर दोगे तो ये सारी चीजें मिनिमाइज हो सकती है। आप इंजर्ड पर्सन को कंफर्टेबल फील करा सकते हो, और मैं ये कह सकता हूं कि आप लोग एक किस्म से मेडिकल फैसिलिटी कर सकते हो टाइम के अंदर। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहां तक क्लियर है। इसके अलावा फर्स्ट एड के अंदर एक ट्रीटमेंट होता है जिसको कहते हैं प्राइस। ये प्राइस ट्रीटमेंट तब दिया जाता है जब आपके सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो जाए, मतलब आपकी मसल्स में चोट लग जाए। तो इस दौरान आप लोग को एक प्रोसेस को फॉलो करना है जिसे हम लोग कहते हैं प्राइस। अब ये प्राइस का फुल फॉर्म होता है जो आपको याद रखना है। प्राइस में P स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्ट, R स्टैंड्स फॉर रेस्ट, I स्टैंड्स फॉर आइस, C स्टैंड्स फॉर कंप्रेशन या कंप्रेस, और E स्टैंड्स फॉर एलिवेशन। मतलब मान लीजिए किसी को सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गई, एग्जांपल के तौर पे स्प्रेन या स्ट्रेन हो गया, मसल्स ट्विस्ट हो गई, या लिगामेंट फट गया आपका, या ओवर स्ट्रेच हो गया, तो आप सबसे पहले उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें उसकी इंजरी को, जिससे कि फर्दर डैमेज ना हो। फिर आपको उसको रेस्ट करवाना है, क्योंकि रेस्टिंग पीरियड जरूरी रहता है। अगर आप इधर उधर मूव करने की कोशिश करोगे तो इससे और ज्यादा डैमेज हो सकता है, और हो सकता है कि जो आपका ट्रीटमेंट है वो और खराब हो जाए। अगला है दोस्तों आइसिंग। मतलब ये कि जिस एरिया में वो जगह अफेक्ट हुई है वहां पे आप लोग को कोल्ड कंप्रेशन करना है विद द हेल्प ऑफ आइस, क्योंकि ये आप लोग के अंदर स्वेलिंग को रिड्यूस कर देती है। तो जहां आप लोग को चोट लगी दोस्तों वहां पे आप लोग को 15 से 20 मिनट तक के आइसिंग करना चाहिए। डायरेक्टली आइस को मत लगा देना, वहां पे कपड़े में आपको आइस रखना और फिर आइसिंग करना। अगला है दोस्तों कंप्रेशन। जो इंजर्ड एरिया है दोस्तों वहां पे आप लोग को बैंडेज या फिर क्रैप बैंडेज की मदद से आप उस जगह पे कंप्रेशन करिए, जिससे कि स्वेलिंग से वो आपको बचाएगा। और लास्ट में होता है दोस्तों एलिवेशन। जिस जगह में इंजरी हुई है उसको एलिवेट कर दो। मान लो पैर में चोट लगी तो पैर को ऐसा एलिवेट करके, मतलब जैसे नॉर्मल आप लेटे हो तो नॉर्मल पैर को भी लेटे मत रहने दो, 2-3 पिलो रखो जिससे कि आपका पैर लिफ्ट हो जाए। इससे जो इंजर्ड एरिया है वहां पे आप लोग को रेस्टिंग पीरियड मिलेगा। तो दोस्तों ये था टॉपिक। आई होप आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। इसके बाद बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बुक से कर लीजिएगा, और अगर आपको
चैप्टर के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स के लिंक दे दिया, जल्दी से जाइए, नोट्स को डाउनलोड करिए और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करें। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। सब आप लोगों को करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भैया को सपोर्ट करें। भैया का एक और चैनल है दोस्तों फिजिक्स का, जहां पे क्लास 11th एंड 12th का फिजिक्स का कंटेंट आप लोग के लिए मिल रहा है, तो प्लीज यहाँ पे भी ज्वाइन कर लेना और मुझे जरूर सपोर्ट करिए। साथ में आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे भी एजुकेशनल कंटेंट में प्यारा वाला प्रोवाइड करता रहता हूँ। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।